Assalamu alaikum everyone. Welcome to the orientation session of English Grammar Foundational course. So let me briefly introduce myself. I am Anam Saeed, CSS 2024 qualifier, and currently I am mentoring various subjects under the Bureaucrats Institute platform. So as far as our today's session is concerned, this grammar course has been specifically designed to help our students to strengthen their basic grammar and basic English and to overcome their common mistakes. So this is our second batch, and as far as the feedback is concerned, so the feedback from the previous session is very encouraging and very positive. So I hope that all of you will enjoy this session, and I hope that you all actively participate in this session. So without further delay, let's begin with an overview of the course syllabus. So here are the details of this session. So here is the detailed syllabus of our English grammar foundational course. अब आप लोगों के सामने ये कुछ चीजें नजर आ रही होंगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, बेसिक ग्रामर रूल्स, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, एडवांस सिंटैक्स, एंड देन सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंसेस, पैराग्राफ टाइप्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं, एक्टिव पैसिव, कंडीशनल क्लॉजेस, पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, ठीक है। देन सिमेंटिक्स, इसमें एक्टिव एंटोनिम सिनोनिम्स आ जाएंगे। सो आप लोगों को ये पूरा सिलेबस एक जैसे मैंने जस्ट अभी नेम लिए हैं सारे टॉपिक्स के, तो आप लोगों के जो जहन में वो चीज़ आएगी जो सीएसएस कर रहे हैं, तो सीएसएस में जो प्रेसिडेंट कंपोजिशन का पेपर है, तो प्रेसी के क्वेश्चन के अलावा इस कोर्स में सब चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है। बट अब ये देखें कि जैसे आप लोगों के सामने यहाँ पे मेंशन्ड है कि फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब ये है कि ये बेसिक ग्रामर कोर्स तो जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल ही बेसिक बातें पढ़ाई जाएंगी या बिल्कुल ही बच्चों वाली बातें पढ़ाई जाएंगी। इस तरह वाला मामला नहीं होने वाला। आप लोग इस लेवल पे हैं कि अब आप लोग जितने भी एग्जाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं, चाहे वो कोई वन पेपर हो, चाहे वो सीएसएस का एमपीटी हो, या सीएसएस का मेन ग्रामर का आपका पेपर हो, तो उसमें 80 जो मार्क्स होते हैं अदर देन दी प्रेसी, जिसके 20 मार्क्स हैं। ये अलग बात है कि प्रेसी का क्वेश्चन खुद एक बहुत सिग्निफिकेंस रखता है वहां पे, बट जो 80 मार्क्स हैं वो अगर आप लोग अच्छे से सिक्योर कर लेते हैं तो आप लोग सेफ साइड पे होते हैं प्रेसी के पेपर में, ठीक है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आप लोगों का इंग्लिश एसे। इंग्लिश एसे की जहां तक बात है, तो ये सिर्फ आप लोगों के सीएसएस के पेपर तक महदूद नहीं रह गया। जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम आप दें, तो उनका जो सेकंड फेज लेते हैं वो एक डिस्क्रिप्टिव लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी आप लोगों को ऐसे लिखना है। सो ये अगर आप लोगों की इंग्लिश सही होगी, सब रूल्स पे कमांड होगी, पैराग्राफ लिखना आता है, टेंसेस पे कमांड है, उसमें कोई एरर नहीं कर रहे आप लोग, सो इट मीन्स कि आप लोग उस एग्जाम को सर्टेन क्वेश्चन को वेल अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं ब्रीफली आप लोगों को जस्ट एक ओवरव्यू दे देती हूँ, बाकी हम चीज़ें साथ साथ वन बाय वन डिटेल में कवर करते जाएंगे, और आप लोगों की ये जितनी भी ये जो एरियाज हैं जहाँ पे वीकनेस है वो कंप्लीट होते जाएंगे। सो जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वैसे एक बहुत बेसिक चीज़ है जो कि आप लोग क्लास 1 2 से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है स्कूल्स में। लेकिन जब आप लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक होंगे, आप एक पैराग्राफ ठीक लिख सकते हैं। जब आप एक पैराग्राफ ठीक लिखेंगे, इट मीन्स कि वो आपका
आपको अगर पैराग्राफ लिखना आ गया ना सही से, कि कंजक्शन को किस तरह से यूज करना है, इंटरजेक्शन को किस तरह से यूज करना है, प्रोनाउंस का यूज किस तरह से होता है, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, ये सब चीजें, तो इट मीन्स कि आप लोगों की कोई आगे गलती होगी नहीं इंग्लिश राइटिंग में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बेस है। जैसे एक लैंग्वेज होती है, हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं रिटर्न में, तो उसकी एक बेस होती है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे इसलिए कमांड होनी चाहिए कि ये आप लोगों की बेस है। देन जो एडवांस चीजें आ जाती हैं, अब ये सारे जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन्ड है यहाँ पे। वो आता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस पे भी अलग से हम क्लास लेंगे पूरी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब एमपीटी की अगर हम बात करें या किसी वन पेपर के एमसीक्यूज की बात करें, तो उन्होंने बाकायदा यहाँ पे एमसीक्यूज बनाने लग गए हैं ये। चाहे एफआईए का पेपर देख लें आप, पीपीएससी के कोई पेपर्स देख लें, तो वो एक सेंटेंस देते हैं। ज्यादातर ना ये चीज एफपीएससी के पेपर्स में होती है। वो एक सेंटेंस देंगे, वो आपसे उस सेंटेंस की टाइप पूछ रहे होते हैं, ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल कंपाउंड है, या सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है। देन एमपीटी जो 2 साल से आ रहा है, आप उनके पास पेपर्स देखें एमपीटी एमपीटी के, तो उन्होंने यहाँ पे काफी जो लेंथी सेंटेंसेस बनाए होते हैं और उनकी टाइप्स पूछी होती है। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। और जो इंग्लिश राइटिंग में इसका क्या रोल है, वो ये रोल है कि कुछ स्टूडेंट्स को लेंथी सेंटेंसेस, वैसे ये रिकमेंडेड नहीं होता, जब आपने किस एकेडमिक लेवल पे आपको एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको चाहिए कि एरर फ्री लिखें और छोटे सेंटेंसेस बनाएं, कनेक्टर्स का यूज करें। बट चूंकि एक एक्सप्रेशन अच्छा आता है एक लंबा सेंटेंस बनाने पे, बट अगेन उसमें भी यही चीज है, अगर आपको बनाना आता है, तो ये जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं ना, इनका यूज वहां पे होता है। ठीक है। देन हमारे पास ये वॉइसेस आ जाती हैं, एक्टिव पैसिव। ये भी आप लोगों के लिए रिटर्न में बहुत जरूरी होती हैं, कि अक्सर जैसे आप जो प्रेसी है वो थर्ड पर्सन में कर रहे हैं, या आप कोई आंसर लिख रहे हैं वो पैसिव में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक्टिव पैसिव पे वैसे भी आप लोगों की सही इंग्लिश लिखने के लिए कमांड होनी चाहिए। ठीक है। देन अगेन वन पेपर में तो वो आपसे कुछ भी पूछ लेगा, कोई भी रूल पूछ लेता है, जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं। फिर किसी भी जैसे सेंटेंस, जैसे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की, वैसे ही टेंसेस जरूरी हैं, तो टेंसेस आएंगे तभी आप सही इंग्लिश लिख सकते हैं। पैराग्राफ कैसे लिखना है, इन अब आपको टेंसेस भी आ गए हैं, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी पता है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी कमांड है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी आपको पता है। बट आपने एक बिल्कुल ड्राई सा एक पैराग्राफ लिख दिया, कोई उसमें हुक नहीं है, कोई इसमें पढ़ने का मजा नहीं आ रहा। ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कोहेरेंस नहीं है। तो कोहेरेंस किस तरह से होगी, ये जो पैराग्राफ है वो एक डिजाइन किस तरह से किया जाता है, कैसे वहां पे कनेक्टर्स का यूज किया जाता है, कैसे उसको स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, फ्लो में किस तरह से लेके जाया जाता है, तो ये सारी चीजें, ये आर्ट होता है एक पैराग्राफ राइटिंग का। ठीक है, जो कि आप लोगों के ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ना ना सिर्फ ऐसे में, बल्कि प्रेसी में भी। ठीक है। प्रेसी का जो क्वेश्चन होता है ना, असल में एक ऐसा क्वेश्चन है, कुछ जो स्टूडेंट्स या कुछ मेंटोर्स जो हैं वो इस चीज पे बिलीव करते हैं कि जो एग्जामिनर है आपका, जो चेकर है प्रेसी के पेपर का, वो आपको सबसे पहले प्रेसी का क्वेश्चन चेक करता है। अगर तो आपकी प्रेसी सही है ना, तो वो आपका बाकी पेपर चेक करेगा, नहीं तो वो आगे नहीं करे। तो जैसे अगर आप पीएमएस में बात करें, तो उधर उधर भी प्रेसी के अलावा भी एक पैराग्राफ राइटिंग के लिए भी आता है क्वेश्चन। ठीक है। आपको अगर पैराग्राफ लिखना आ रहा है ना, इट मीन्स कि आपको सब चीजें आती हैं, सारे रूल्स पता हैं। तो इसलिए ऐसे में जो बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, वहां पे भी ये चीज बहुत काम आएगी, पैराग्राफ राइटिंग। एंड प्रेसी में जो पैसेज होता है उसका, वहां पे उसने चीज चेक ही ये करनी होती है, बाकायदा ये चीज मेंशन भी होती है कि आपकी कोहेरेंस उसने चेक करनी है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। देन जो नरेशन है, ये आप लोगों की सेंटेंस करेक्शन में सीएसएस के पेपर में आती है, और बाकी सब पेपर्स में तो सब रूल्स जैसे मैंने बताया कि वो आते ही हैं। अब ये जो कंडीशनल क्लॉजेस वगैरह होते हैं, ये भी सीक्वेंस ऑफ टेंसेस जिसे हम कहते हैं।
ठीक है, फिर इसमें कंजंक्शन का यूज किस तरह से किया जाता है ये जब हम पढ़ेंगे तो इसको मैं आपको डिटेल में कवर करवाऊंगी कि अगर जो पहला पार्ट है वो पास्ट में है और दूसरा पास्ट परफेक्ट में है तो ये इस तरह से कैसे ये बनता है, इसको सीक्वेंस ऑफ टेंसेस कहते हैं। ये आपके वन पेपर के लिए बहुत जरूरी होती हैं, बाकी अगेन राइटिंग के लिए तो सब चीजें जरूरी हैं ही। ठीक है, वन पेपर में एमसीक्यूज बहुत बनते हैं यहाँ से। जो सिमेंटिक्स, जो एंटीनम सेरेनम्स वगैरह होंगे वो आप लोगों के 20 मार्क्स की वोकैब आती है प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन के पेपर में। एमपीटी में 10 वर्ड्स आते हैं। ठीक है, उनके वो मीनिंग्स पूछते हैं आपसे एमपीटी में। और इसी तरह जो आपके 20 मार्क्स का पोर्शन अलॉट होता है तमाम वन पेपर में इंग्लिश ग्रामर का, तो वहां पे उन्होंने 5 या 6 वर्ड्स दिए होते हैं जिनके मीनिंग पूछे होते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक लिस्ट तैयार करवाऊंगी जो आप कह लेंगे हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स होते हैं उनकी। ठीक है, तो आप लोगों में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, फिर हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है प्रेपोजिशंस। और जो प्रेपोजिशंस हैं इस पे 10 मार्क्स का डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है सीएसएस में। ठीक है, एमपीटी में भी आता है और वन पेपर में इससे मुतल्लिक 5 या 6 एमसीक्यूज गिवन होते हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए, देन हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। प्रेसी इंक्लूडेड नहीं है, इस कोर्स का नाम है इंग्लिश ग्रामर कोर्स। ठीक है, उसमें सब चीजें होंगी प्रेसी के क्वेश्चन के अलावा। आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हैं अपने आप को, नो इश्यू। ठीक है, हैंड रेज कर लें और अनम्यूट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, मुझे आप बता दें, हम स्टार्ट करें।
प्रेपोजिशन का जो वर्ड है वो आप लोगों को यहाँ से ही इसका मीनिंग पता चल रहा है। प्रीपोजिशंस मतलब पोजिशंस से पहले या फिर पोजिशंस को डिफाइन करते हैं वर्ड्स, उनको हम स्पेसिफिकली प्रेपोजिशन कहते हैं। अगर आपने इसकी डेफिनेशन किस तरह से बनेगी, अ वर्ड विच शोज, तो ये आप लोग साथ साथ नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब ये इसके एक टेक्निकल येट सिंपल डेफिनेशन है कि वो वर्ड जो रिलेशन शो करेगा एक नाउन या प्रोनाउन का उसी सेंटेंस में दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ, ठीक है। अब आपने इस तरह की डेफिनेशन नहीं कभी सुनी होगी, बस ये होगा कि पोजीशंस को जो वर्ड शो करते हैं उनको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। बट ये इसकी राइट डेफिनेशन है, और इसकी एग्जाम्पल किस तरह से होगी अभी एक एग्जाम्पल मैं लिखूंगी, देन आप लोग इस डेफिनेशन को देखिएगा, आप लोगों को मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे कि अली इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट। अब आपको पता है कि ये जो स्कूल गेट है ये क्या है, नाउन है, ठीक है। और जो अली है वो भी नाउन है। अब इस नाउन का इस नाउन के साथ, नाउन वन का नाउन टू के साथ रिलेशन दिखाया गया है किस वर्ड के यूज करके, एड का यूज करके। तो एड क्या है, प्रेपोजिशन है। तो ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी आपने बहुत बेसिक भी अभी या रिवाइज सही से नहीं हुई होगी, तो इसके लिए मैं क्विक सी रिवीजन दे रही हूँ या क्विक सा एक कंसेप्ट दे रही हूँ प्रेपोजिशन की डेफिनेशन का, ठीक है। जैसे आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, तो आई क्या है यहाँ पे, अगर मैं कहूंगी आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या है, नाउन, आई क्या है, प्रोनाउन। तो मैंने जैसे कहा कि वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। और जो इसमें प्रेपोजिशन यूज किया है वो क्या है, फोर। तो ये प्रेपोजिशन है। सो इस नाउन को इस प्रोनाउन के साथ जोड़ने के लिए, इनका जो रिलेशन शो करने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया जिसको हम प्रेपोजिशन कह रहे हैं, ठीक है। आई होप कि ये क्विक सा कंसेप्ट आप लोगों को रिवाइज हो गया। ओके। अच्छा, अब ना मैं आप लोगों को जो प्रेपोजिशंस हैं, जो बाकी चीजें जितने भी पार्ट्स स्पीच करवाऊंगी वो तो आप लोगों की थ्योरी पढ़ा के वो चीज होगी, लेकिन प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ में कंसेप्ट बताती जाऊंगी, ठीक है। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, माई फ्रेंड अराइव्ड डैश वेनेसडे मॉर्निंग। तो क्या इसका आंसर होगा आप लोगों की नजर में? जी, मुझे कमेंट्स में आप लोग आंसर करिएगा। आप लोग अनम्यूट नहीं है अभी? तो खैर अनम्यूट मैं एंड पे कर देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन लूंगी ना, आप लोग अभी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते जाएं। ऑन कहा है आप सबने, बट ये जो एक आप लोगों का आंसर ठीक है, लेकिन ये जो एक सिंगल क्वेश्चन है इससे मैं आप लोगों को 6 रूल्स करवाने जा रही हूँ, ठीक है। और एक फर्दर रूल होगा फिर, इससे ये होगा कि आप लोगों की जो ये प्रेपोजिशन है ना, किसी भी टाइम की, किसी भी मंथ की, ईयर की, लोकेशन की, डेट की, ठीक है, पार्ट ऑफ द डे की, ये कभी भी गलत नहीं होगी। तो ये रूल्स हम समझेंगे एंड देन हम इसको आगे देखते हैं। जैसे कि अगर कोई डेफिनेट डे आएगा आपके पास,
ये लिख लें साथ साथ। डेफिनेट टाइम, डेफिनेट मंथ, डेफिनेट ईयर, डेफिनेट लोकेशन, डेफिनेट डेट। ओके। तो जब भी डे डेफिनेट कोई आएगा तो आप लोगों ने जिस तरह से यहाँ पे वेनसडे लिखा हुआ है, ठीक है, ऑन लगाना है। जब भी डेफिनेट टाइम आएगा, जैसे डैश 9 o'clock, एक स्पेसिफिक टाइम है, एट की प्रेपोजिशन आएगी। डेफिनेट मंथ आएगा, फेब्रवरी, इन फेब्रवरी, इन दिसंबर, इन जनवरी, ठीक है, इन की प्रेपोजिशन आएगी। डेफिनेट ईयर आएगा कोई, जैसे कि ही या दे अराइव्ड इन लाहौर डैश 2020, तो इन आएगा हमेशा, ठीक है। डेफिनेट लोकेशन, अगर मैं कहूँ कि अ, किसी भी आप प्लेस का नाम ले लें, लिबर्टी चौक, ठीक है, अलामा इकबाल टाउन, तो एक स्पेसिफिक प्लेस है, वहां पे हमेशा एट की, जब भी स्पेसिफिक रेजिडेंस या फिर प्लेस की बात होगी तो आपने एट की लोग उसमें डालनी, ठीक है, प्रेपोजिशन लगानी है। डेफिनेट डेट अगर आए, जैसे डैश 14 अगस्त, तो यहाँ पे ऑन की प्रेपोजिशन आएगी। आई विल मीट यू डैश 14 अगस्त, ठीक है। अच्छा, तो ये इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का। इस रूल को एज इट इज याद कर लें, और ये रूल आप लोगों के पेपर में काफी दफा पूछते हैं, वो सेंटेंस करेक्शन में भी, जो सीएसएस में क्वेश्चन आता है आपका 10 मार्क्स का, और ये सारे जितने भी एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं उसमें ये लोकेशन वाला लाजमी पूछा होता है उन्होंने तकरीबन, ठीक है। तो मुझे चैट में बता दें ये आप लोगों को क्लियर हो गया ये रूल। अभी जैसे मैं आप लोगों के साथ इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हम शेयर कर, ये आप लोगों ने नोट डाउन तो कर लिया होगा आई होप। तो यहाँ पे क्या आएगा? अब मैं इस तरफ आती हूँ सफीउल्लाह, ठीक है, वेनेसडे मॉर्निंग की तरफ आती हूँ। अभी आप ये देखें, यहाँ पे ना वो वेनेसडे मॉर्निंग वाला करवा रही हूँ, अगली स्लाइड में वो रूल करवाती हूँ। आई विल मीट यू, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि टाइम के साथ क्या आएगा, ये जो एग्जैक्ट डेट है, ऑन 14 अगस्त। ईयर के साथ इन, मंथ के साथ इन, ठीक है, किसी स्पेसिफिक प्लेस के साथ एट, किसी स्पेसिफिक टाइम के साथ एट, और डे के साथ ऑन। ठीक हो गया? बिल्कुल। अब ये जो सेंटेंस है ना, वेनसडे मॉर्निंग, यहाँ पे आप ये समझ लें कि इसमें आपने वेनसडे, ये एक अगला रूल होने जा रहा है कि अब आपके पास, अब आप लोगों के जहन में है कि हम ये कहते हैं कि इन मॉर्निंग, एट नून, इन आफ्टरनून, इन इवनिंग, एट नाइन, सॉरी नाइट, और एट मिडनाइट। तो ये इन और एट का क्या मामला है,
इसमें क्या कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, और ये हम देखते हैं। अगर आप लोगों के पास ये दो ही प्रेपोजिशंस अभी मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया, अगर डे के एक्सटेंडेड पार्ट्स हैं और अगर एग्जैक्ट पॉइंट्स हैं या एग्जैक्ट पार्ट्स हैं, ठीक है, तो उनके साथ इन यूज होगा जो एक्सटेंडेड पार्ट्स होंगे, और वो क्या होंगे, जैसे कि इन दी मॉर्निंग। ये वो हैं जो अभी तक आप लोगों को चीजें कंफ्यूज करती हैं। इन दी आफ्टरनून, जो आफ्टरनून है, ये नून का क्या है, एक्सटेंडेड पार्ट है। इन दी इवनिंग, सॉरी, ये ना आप लोग, ये मैंने गलती से यहाँ ये लिख दिया, एट है यहाँ पे, ठीक है। एट का यूज क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट्स के लिए, जैसे कि एट नाइट, एट नून। अब आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि नाइट जो है वो भी तो एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हम नाइट के साथ हमने एट ही लगाना है, ठीक है। मॉर्निंग के साथ इन लगाएंगे, नाइट के साथ आपने एट लगाना है। हाँ, इसमें एक कंडीशन होती है, वो बस आप लोगों के समझने के लिए है, बाकी उस पे कभी एमसीक्यूज नहीं बनते। जैसे कि हम किसी नॉर्मली बात कर रहे होंगे ना नाइट की, तो फिर हम अगर लॉन्गर ड्यूरेशन की बात कर रहे होंगे तो हम एट नाइट लगाएंगे। लेकिन आपने किसी रात के किसी एक हिस्से में कोई जैसे शोर सुना, ठीक है, किसी नियर बाय किसी चीज का आपने शोर सुन लिया, ट्रैफिक का शोर सुन लिया सोते हुए, तब आप इनकी प्रपोजिशन लगाते हैं। लेकिन यूजुअली इस पे जो एमसीक्यूज भी बनते हैं वो एट नाइट वाले ही बनते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का इसमें क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो ये जो आप लोगों ने अभी पूछा है ऑन वेनसडे मॉर्निंग, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। ये लिख लें आप लोग एक्सप्रेशन, ऑन प्लस एनी डे प्लस पार्ट ऑफ द डे, जैसे ऑन मंडे मॉर्निंग, ठीक है। अभी जिस तरह से हमारा एमसीक्यू था ये वाला, माई फ्रेंड अराइव्ड ऑन वेनसडे मॉर्निंग, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है कि एनी डे है प्लस पार्ट ऑफ द डे है, तो इसके साथ आएगा ऑन। फिर जो दूसरा कंसेप्ट है वो भी आप समझ लें, क्या यूज होगा अगर डैश प्लस पार्ट ऑफ द डे प्लस एनी डेट, जैसे द प्लेन अराइव्ड, यहाँ पे एग्जांपल लिख लें, एट द एयरपोर्ट, देख लें ये मैंने स्पेसिफिक पोजीशन बताई है ना कहाँ पे, एयरपोर्ट, तो ये आ रहा है यहाँ पे एट की प्रपोजिशन आ रही है, इसको अभी इग्नोर करें। वैसे जो हमने अभी डेफिनेट पोजीशन की बात की उस हवाले से बता रही हूँ। द प्लेन अराइव्ड एट द एयरपोर्ट डैश द इवनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफ अगस्त, ठीक है। तो अब ये क्या है जो हमने अभी बात की, पार्ट ऑफ द डे, ठीक है, प्लस क्या है, एनी डेट। तो एनी डेट क्या है, फर्स्ट ऑफ अगस्त, इसमें 15 जुलाई लिख लें, आप कोई भी डेट लिख लें, ठीक है।
तो ये क्या, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बन गया पार्ट ऑफ द डे का प्लस एनी डेट, तो यहाँ पे भी ऑन का ही एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर इन द इवनिंग नहीं आएगा, ये मैं चीज आपको समझाना चाह रही हूँ। अगर किसी के दिमाग में ये आया था कि यहाँ पे इन द इवनिंग आ गया, क्योंकि इवनिंग के साथ अभी मैडम ने कहा है कि आपने इन लगाना है, ये एक्सटेंडेड है, ठीक है। मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हम लगाते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना, क्योंकि आगे क्या है, एनी डेट, यहाँ पे कोई ना कोई डेट दी हुई है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, ऑन द इवनिंग ऑफ द 1 ऑगस्ट। क्लियर है ये पॉइंट आप लोगों को? रिपीट कर देते हैं। मैंने आप लोगों को दो तीन चीजें बताई हैं कि स्पेसिफिक डेट और डे के साथ क्या चीजें लगती हैं, ठीक है। आई होप कि ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। लेकिन अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है वेनसडे के साथ, उन्होंने आगे पार्ट ऑफ द डे लगाया हुआ है, वेनसडे इवनिंग भी आ सकता था, वेनसडे नून भी आ सकता था, वेनसडे आफ्टरनून भी आ सकता था, उस केस में हमेशा ऑन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर पार्ट ऑफ द डे के साथ, वेनसडे के साथ उन्होंने डेट दी हुई है, डेट क्या दी हुई है, जिस तरह से द प्लेन अराइव्ड एट द एयरपोर्ट ऑन द इवनिंग ऑफ द 1 ऑगस्ट। तो मैंने आपको क्या कहा कि पार्ट ऑफ द डे है, तो पार्ट ऑफ द डे में इवनिंग के साथ मैंने क्या बताया थी आपको, प्रपोजिशन इन आएगा, ठीक है, मॉर्निंग के साथ इन आएगा। लेकिन इस केस में जब कोई पार्ट ऑफ द डे दिया हो आपको और साथ में डेट दी हो, तब आपने ऑन की ही प्रपोजिशन लगानी है, ठीक है। आगे चलो। ठीक है, आप लोग ना अपने आप को रीनेम कर लिया करें, फोन के नेम से जो साइन इन होते हैं, अपने उसी नेम पे आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते हैं तो रीनेम का ऑप्शन आता है, ठीक है। चलें, आईफोन एंड गैलेक्सी, अब मैं आप लोगों को किस नेम से पुकारूं? चलें, मुझे इसका आंसर करें। सुल्तान, आपने कहा है फ्रॉम आएगा, शी डाइड डैश हार्ट अटैक। तो कोई बाय कह रहा है, कोई ऑफ कह रहा है और कोई फ्रॉम कह रहा है। तो इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी, जो लोग गलत हैं और उनको अभी जैसे मैं बता देती हूँ कि आप लोग क्यों गलत हैं। तो यहाँ पे लिख लें आप लोग। अब देखें, आप लोग देख रहे हैं कि मैं आप लोगों को एमसीक्यूज के साथ ये रूल्स करवा रही हूँ। अगर मैं प्रेपोजिशंस ऐसे ही थ्योरी पढ़ाने लग जाऊंगी ना आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा। जो बुक्स में लिखी हुई हैं आप लोग, भरमार है रूल्स की, ठीक है। प्रेपोजिशंस पे सबसे ज्यादा रूल्स आप लोगों को बुक्स में मिलेंगे। आप लोग उनको क्या करते हैं, क्रैम करते हैं। जब क्रैम करेंगे, बगैर कंसेप्ट के करेंगे, तो हर पेपर में गलत करके आएंगे। और प्रेपोजिशन इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कि आप लोगों को ये स्कोर बूस्टर होता है। चाहे वो सीएसएस का पेपर हो, 10 मार्क्स की प्रेपोजिशन आती है, पीएमएस से इंग्लिश का पेपर है, 10 मार्क्स की प्रेपोजिशन आती है। वन पेपर में 5 to 6 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशन वाला जो एरिया ना अपना, आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, 100% स्ट्रॉन्ग कर लें इसको। अगर तो कोई डेथ होती है किसी एक्सीडेंट से, और डेथ होती है अगर डिजीज से, तो इनकी कुछ प्रेपोजिशंस हैं। अगर एक्सीडेंट से होगी आप लोगों ने लिखना है एन, अगर डिजीज से होगी तो ऑफ। तो सबा एंड एक और उन्होंने सही बताया था, यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ की प्रेपोजिशन आएगी, ठीक है। शी डाइड ऑफ हार्ट अटैक। यहाँ पे एग्जांपल्स आप लोग लिख लें। जी, अब मुझे बताएं इसके आंसर्स जल्दी से कमेंट्स में। ए का क्या है और बी का क्या है? ए के आंसर में दोनों लिख दें, कॉमा लगा के।
तो मुझे आइडिया हो जाएगा आप लोगों के आंसर्स का। एक ही अपने आंसर में दोनों ऑप्शन लिख दें। इन एंड ऑफ कह रहे हैं सब। ठीक है। ठीक है, आप लोगों के सामने रूल है, अब आप लोगों को ये कंसेप्ट नहीं भूलेगा। अगर तो किसी एक्सीडेंट से डेथ होगी, आपने इन कहना है, इन अ रोड एक्सीडेंट, ठीक है, इस तरह से। और अगर किसी डिजीज से होती है तो आप लोगों ने उसमें ऑफ की प्रेपोजिशन लगानी है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक मेरा एक पेज सेट हुई हुई है, तो मुझे आइडिया हो जाता है। बट आज आप लोगों की पहली क्लास है, तो मुझे ना ओके या थम्स अप कर दिया करें यहाँ पे। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन पे शो हो जाता है। चल। कट द एप्पल डैश अ नाइफ। जी। आंसर्स प्लीज। बिल्कुल, ये आसान थी, लेकिन इसका कंसेप्ट आप लोगों को बता देती हूँ। तो शी कट द एप्पल विद अ नाइफ, सही है। इसमें रूल क्या बनता है? अगर कोई टूल हो, ठीक है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हो, अगर कोई वेपन हो, ठीक है, इन सब के साथ विद की preposition आती है जब भी कोई चीज इस तरह से यूज हो। जैसे कि एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं। शी ऑलवेज राइट्स विद अ पेंसिल। ठीक है। ड्रॉ अ सर्कल डैश अ कंपस। तो कंपस की हेल्प से सर्कल ड्रॉ करो। दिस इज द नाइफ डैश विच ही मर्डर्ड। यहाँ पे सब पे विथ की preposition आएगी। ये एक टूल है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक वेपन है। तो यहाँ पे जो नाइफ है वो एज अ वेपन यूज हुआ है। ठीक है, विद द पिस्टल, विद द गन, जो भी आप इसमें कह रहे हैं। ठीक है। जी। द बुक डैश द टेबल इज माइन ऑन इन ऑफ फ्रॉम। ठीक है, आंसर्स आप सब सही देंगे, लेकिन इस एक क्वेश्चन में 5 कंसेप्ट छुपे हुए हैं आप लोगों के। ठीक है, अब वो समझते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी मुझे चीजें। अगर एक टेबल है, ठीक है, और उसके ऊपर एक बुक रखी हुई है, अगर वो सरफेस को टच कर रही है, ये अपने साथ साथ लिखते जाइएगा। एक चीज है वो सरफेस को क्या कर रही है? टच कर रही है। यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है वो क्या आएगी? ऑन की। ठीक है। लेकिन अगर एक चीज यहाँ पे, जैसे एक कैट है टेबल के नीचे, तो यहाँ पे बिलो आएगा या फिर अंडर आएगा? बिलो द टेबल या अंडर द टेबल? ठीक है, अंडर आएगा, बिलो क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पे जो सेकंड कंसेप्ट है वो क्या है? अगर कोई चीज नीचे होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अंडर। ये एक प्रेपोजिशन होगी, ये दूसरी प्रेपोजिशन।
अगर कोई चीज, यहाँ पे मैं एक बना देती हूँ आप लोगों के लिए। पेन, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि आपके ऊपर पंखा चल रहा है, तो आप इसके लिए कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे? ओवर यूज करेंगे या अबव यूज करेंगे? तो जब चीज आपकी ऊपर हो और फिक्स्ड हो, ठीक है, फिक्स पोजीशन पे हो और ऊपर हो, तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज होगी वो क्या होगी? बव की प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज होगी। लेकिन अगर यहाँ पे प्लेन जा रहा है, ठीक है, ऊपर प्लेन उड़ रहा है, तो फिर आप लोग क्या कहेंगे? कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे? एक एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या है वो? फिक्स पोजीशन में नहीं है, वो मूविंग है, ठीक है, मोशन में है। द प्लेन इज फ्लाइंग डैश द बिल्डिंग। अबव आएगा या ओवर आएगा? तो आप लोगों के सामने ये कंसेप्ट है कि जब एक चीज मूविंग है और ऊपर से जा रही है, तो उसके लिए हम ओवर की प्रेपोजिशन यूज करेंगे। अब जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, ये फोर कंसेप्ट हो गए ना, फिफ्थ जो कंसेप्ट बनेगा आप लोगों का, जो मैंने आप लोगों को अभी कहा था कि बिलो हम कहाँ यूज करते हैं। तो अगर कोई लेवल हो, ठीक है, अगर कोई पोजीशन हो, अगर कोई रैंक हो, तो उसके लिए, अगर वो कम पे है तो उसके लिए बिलो यूज करेंगे, और अगर वो ऊपर है उस लेवल से, उस पोजीशन से, उस रैंक से, तो हम अबव की प्रेपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है। अगर ऊपर है तो अबव, अगर नीचे है तो बिलो। जिस तरह अगर मैं कहूं कि द वाटर फ्लोइंग इन द वैली इज बिलो द डेंजर लेवल, ठीक है, जैसे यहां लिख लें एग्जाम्पल, द वाटर आप लोग लिखते हैं एक एक्सप्रेशन, करंट अफेयर, पाक अफेयर, ऐसे ही में आएगा। पॉवर्टी लाइन, पाकिस्तान जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, तो क्या हम कहेंगे? बिलो, ठीक है। अब पाकिस्तान के इसमें हम कहेंगे अबव द पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन से अबव है। मतलब अगर ऊपर हुआ तो अबव कहेंगे, नीचे हुआ तो बिलो कहेंगे, ठीक है। आई होप कि ये वाली क्लियर हो गई है आप लोगों को। अब इसी उसमें ना, इसी रूल में मैं आप लोगों को दो अलग चीजें करवाऊंगी, लेकिन वो आप लोगों के लिए थोड़ी हो सकती है मुश्किल। जैसे कि देयर इज अ रूफ डैश आर हेड, इसमें क्या आएगा? और जो सेकंड है, इन दोनों का मुझे एक ही उसमें आंसर करना है आप लोगों ने। स्प्रेड द शीट डैश द बेड, बेड के ऊपर चादर बिछा दो। तो ये जो दोनों हैं, इनका मुझे आंसर आप लोग कमेंट में करें, वन एंड टू का। तो जोरेज ने कहा है कि पहले में अबव आएगा, अबव आवर हेड, और दूसरे में ऑन दी बेड आपने कहा। बाकी भी पार्टिसिपेट करें।
सब ने तकरीबन अबव एंड ऑन का है। सफीउल्लाह, आप मुझे दोनों आंसर्स करें, ठीक है? आपने एक आंसर बताया है, दोनों आंसर्स कीजिए। हाँ, सफीउल्लाह ने अब पहले वाला आपने गलत बताया है, बाकी दूसरा ठीक है। अब आप ये देखें कि इन दोनों केस में ओवर आएगा, ठीक है? क्यों आएगा ओवर? ये कंसेप्ट है इसके पीछे कि कवरिंग, अगर आपकी कोई चीज कवर के लिए यूज हो रही है, कवर का पर्पस है उसका, रूफ क्या है, वो हमें ढांपती है, ठीक है? तो हमने उसके लिए ओवर की प्रेपोजिशन यूज करनी है। स्प्रेड द शीट ओवर द बेड, उसको वो कवर कर रही है तो ओवर द बेड आएगा, ठीक है? क्लियर है चीजें? सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए? इस वाले क्वेश्चन के ये जो 5 कंसेप्ट मैंने बताए और एडिशनल 2 कंसेप्ट बताए, फर्स्ट वाले में भी सानिया ओवर आएगा, ठीक है? नेक्स्ट मूव करें। देयर इज सम टी डैश दी पॉट। महक रिपीट कर दूं? चले, मैं आपको अगेन बता दूंगी एंड पे, ठीक है? अभी हमने नेक्स्ट स्टार्ट कर लिया है। फिफ्थ वाला रिपीट कर दूं? अच्छा, चले। फिफ्थ वाला क्या, ये पूरा एमसीक्यू रिपीट करूं? जी, मुझे कंफर्म करें, फिर हम आगे चलते हैं। 2-3 स्टूडेंट्स कह रहे हैं ये रिपीट कर दें। ये जो मैंने ओवर वाले बताए ना, ये कहा है कि अगर कोई चीज, जैसे यहाँ पे रूफ का जो पर्पस है वो हमें कवर करना होता है, शीट का जो पर्पस है वो बेड को कवर करना होता है। अगर कवरिंग के सेंस में कोई वर्ड यूज हो रहे हैं तो देयर इज अ रूफ ऑन आवर हेड नहीं होगा, या अबव आवर हेड नहीं होगा। इसके लिए हम ओवर की preposition यूज करेंगे क्योंकि कवरिंग पर्पस के लिए यूज हो रही है। सेम इज द केस विद द स्प्रेड द शीट ओवर द बेड, ठीक है? और दूसरा मैंने ओवर का आप लोगों को बताया था कि अगर कोई चीज मोशन में ऊपर जा रही है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है प्लेन, अगर ऊपर उड़ रहा है तो हमारे ऊपर से जा रहा है, हमारे सर के ऊपर से जा रहा है या बिल्डिंग के ऊपर से जा रहा है, तो प्लेन इज, या द एरोप्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग, ठीक है? इस तरह से होगा। आप लोग ना लिख लें, इस पे कुछ लिख लें एग्जाम्पल्स, इस फिफ्थ वाले रूल पे, ठीक है? ये जो मैंने पोजीशन वाला करवाया ना, द रेड हिट डैश द टेबल, द एरोप्लेन फ्लू डैश द बिल्डिंग। और अब आप सबके आंसर सही आएंगे इसमें। द रेड हिट डैश द टेबल। तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि चीज अगर नीचे है, ठीक है, तो बिलो नहीं आएगा अगर वो चीजें नीचे छुपी हुई है। क्योंकि ना इसका लेवल है ना इसकी पोजीशन है, वो वाली पोजीशन जो रैंक वाली होती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा? अंडर। देन एरोप्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग।
फैन है, फिक्स पोजीशन में है, ऊपर है आपके, अबव। यू नीड नॉट टू वरी नाउ एज द वाटर इन द रिवर इज बिलो दी। या अगर मैं इसको रिवर्स कर लूं, अगर मैं कहूं कि यू शुड वरी, या अभी एक ऐसी सिचुएशन है कि वाटर लेवल जो है वो डेंजर लेवल से ऊपर है, तो फिर यहाँ पे अबव आता। ठीक है, क्लियर हुई चीजें? आई नो कि आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका कैलिबर लेवल बहुत ऊपर होगा और उनके लिए चीजें बहुत आसान होंगी, या वो कहेंगे कि मैम जो है वो जल्दी जल्दी इसको फॉरवर्ड करें। लेकिन कुछ हमने सबकी पेस को थोड़ा सा लेके चलना है, और ये आप लोगों की पहली पहली क्लास है, सो इसलिए थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट है, ये आप लोग मुझे आंसर देने लग गए थे। देयर इज सम टी डैश दी पॉट। ये आंसर आप लोगों के ठीक थे, लेकिन इसमें भी कंसेप्ट है, दो तरह के एमसीक्यूज बनते हैं। कंसेप्ट क्या है? कि अगर कोई कप बना लें, कोई भी इस तरह, अगर वो कंटेन कर रहे हैं ना, वो जार या वो कप या वो टी पॉट, अगर उस चीज को कंटेन कर रहा है तो आप लोगों ने प्रेपोजिशन जो है वो इनकी यूज करनी है। बट अगर उसको पोर किया जा रहा है इसमें, ठीक है, पोर या फिल किया जा रहा है, तब फिर जो प्रेपोजिशन है वो कौन सी यूज होगी? इन टू। ठीक है, यहाँ पे तो इन आएगी, देयर इज सम टी। ये क्या है, इसमें कंटेन कर रहा है ना, इसमें कोई फिल का वर्ड नहीं यूज हुआ, कोई पोर का वर्ड यूज नहीं हुआ। इसमें ये कंटेनमेंट को शो कर रहा है, उसने होल्ड की हुई है वो चीज, तो यहाँ पे ये इन की प्रेपोजिशन आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे सेंटेंस होता, आई पोर्ड सम वाटर। एक सेकंड, एक सेकंड। डैश द ग्लास। अच्छा, ये इन और इनटू वाले में भी आपको काफी कंफ्यूज करते हैं, इसलिए भी इनके रूल्स हैं कुछ, ठीक है। और ये हर जगह जब हम इन और इनटू वाली प्रॉपर करेंगे ना, वहां पे आप लोगों को करवाऊंगी। अच्छा, ये बस इतना ही करें इसको, ये अगला रूल था। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पोर किया जा रहा है इसमें कोई चीज, तो ये इस तरह का एमसीक्यू आता है, तो आप लोगों ने एन टू लिखना है। ठीक है, द बॉयज टेक देयर लेसन्स डैश द ट्रीज। इसका बताएं मुझे। अच्छा, क्लास में ना 22 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन पार्टिसिपेट कुछ ही कर रहे हैं। बाकी सब भी थोड़ी सी अपने हाथों को जहमत दें और कमेंट्स करें। अंडर कहा है सबने? कहा सबने, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखती, चलें इसको ऐसे करें, मैं आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखती हूँ, इसका मुझे आप लोगों ने बताना है। द बॉयज टेक देयर लेसन्स डैश द शेड ऑफ ट्री। अब क्या होता?
आंसर करें, गलत करें, सही करें, लेकिन आंसर आप लोगों ने करना है, ठीक है। इसमें ये नहीं किसी ने हेजिटेट करना रूल पूछते हुए। मैं ग्रुप में भी सेटिंग्स अपनी इसमें ओपन ही रखती हूँ, ठीक है। सेट टू एडमिन नहीं करती कि आप लोग इसमें ना कर सकें। अभी जो हमारा प्रीवियस बैच के साथ ही आप लोग मर्ज हुए हैं, लेकिन आप लोगों के ग्रुप्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पे भी जिस बच्चे की कोई भी क्वेरी होती है वो पूछता है, इसमें कोई भी आपने हेजिटेट नहीं करना, ठीक है। अपने रूल्स क्लियर करने हैं। बिलो कहा है, इन कहा है, ओवर किसने कहा है? ओवर तो नहीं आ सकता। बीनीथ एंड, ठीक है। सना एंड फरहीन, आप लोगों ने इन कहा है तो इन आएगा यहाँ पे। और क्या इसका कंसेप्ट है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। पहले तो ये आप लोगों का सही है, द बॉय टेक्स देयर लेसन्स अंडर द ट्री, यहाँ तो होगा, लेकिन इसके पीछे क्या कंसेप्ट है और यहाँ पे इन क्यों आएगा, ये हम चीजें देख लेते हैं। अगर यहाँ पे एक ट्री बना हुआ है और जो बॉयज हैं वो ट्री के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं या अपना लेसन ले रहे हैं, तो सिंपल अगर होगा ना, अगर कोई शेड नहीं है उस ट्री का, तो यहाँ पे होगा अंडर, ठीक है, उसके नीचे बैठे हुए हैं। लेकिन सूरज निकल आता है, और जब सूरज निकलेगा जाहिर सी बात है साया भी बन जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का शेड बनता है। तो अगर शेड ऑफ द ट्री होगा ना, तो आप लोगों ने एक बाउंड्री सेट हो गई। जब शेड बन गया तो एक इस शेड की बाउंड्री बन गई। तो बाउंड्री वाला कंसेप्ट मल्टीपल उसमें यूज होगा, इसलिए मैं इस पे फोकस कर रही हूँ वर्ड पे। बाउंड्री बन गई और यहाँ पे अब पढ़ रहे हैं बैठ के इस छाँव में, ठीक है। तब यहाँ पे इन का कंसेप्ट होगा। अंडर कब आएगा? जब कोई साय की बात नहीं हम कर रहे, अंडर द ट्री। लेकिन जब हम किसी साय को मेंशन कर रहे हैं, अंडर द शेड ऑफ द ट्री नहीं होगा, इन द शेड ऑफ द ट्री होगा, ठीक है। अच्छा, फिर और भी आप इसमें देख लें। एक दो तो मैंने आप लोगों को ये करवा दिया ना, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब तीसरा देखें, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेड ऑफ द ट्री वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप करवाने जा रही हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने अगर मैं क्लास फिफ्थ से जितने भी इस तरह के ऑल पाकिस्तान या नेशनल लेवल पे जितने भी एग्जाम्स होते थे, वहां पे भी एमसीक्यूज उन्होंने पूछे होते थे, ठीक है। इंटर स्कूल्स आप कह लें या इंटर सिटीज जो कंपटीशन इस लेवल के होते थे ग्रामर के। अब आप यहाँ भी देखें कि एक एमसीक्यू आता है बर्ड्स, और ये स्टिल अभी आप लोगों के सीएसएस लेवल का भी एमसीक्यू है। बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ट्री। तो थर्ड एंड फोर्थ का आप लोगों ने मुझे एक साथ ही आंसर करना है कमेंट्स में, ठीक है, अलग अलग नहीं करना। बर्ड्स आर सिटिंग डैश दी ब्रांचेस ऑफ ट्री। अब आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। सुल्तान ने कहा ऑन, और दूसरे में कहा आपने इन। जी गैलेक्सी, आप अपना नेम बता दें मुझे एक बार। वकास, ठीक है। ऑन एंड अबव आप लोगों ने दूसरा आंसर किया है, और भी सब आंसर करें ना आप। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? आप जो भी आप लोगों के माइंड में एकदम से सडन कोई भी प्रेपोजिशन आती है आप लिखें यहाँ पे। जी शहरबानो, ऑन एंड अंडर से सेंटेंस का मतलब बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। तो ना अभी तक किसी ने भी सही आंसर नहीं किया है मुझे। तो यही गलती करते हैं आप लोग ऑन द ट्री वाली। अंडर द ट्री भी नहीं होगा। क्या बर्ड्स जो हैं वो ट्री के नीचे बैठेंगे? कभी उनको जमीन पे बैठे हुए देखा है? कोई खाना खाने वो दाना पानी लेने आ जाए तो अलग बात है, लेकिन क्या वो रेस्ट करने कभी भी जमीन के ऊपर बैठती हैं शिकारी के लिए? नहीं बैठेंगी ना। किसी का भी अभी तक आंसर
हाँ सुल्तान, आपने पहला आंसर आपने ठीक किया, इन द ट्री होगा, इन और ऑन। ठीक है। ये किसने आंसर किया है? फरहीन। अब आप ये देखें कि इसका कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। जब जब ट्रीज जो है, ट्री के ऊपर चिड़िया या कोई परिंदे, कोई भी बर्ड्स बैठते हैं, बर्ड्स आर सिटिंग, ऊपर बैठ रहे हैं, लेकिन हम उसको ये नहीं कहेंगे वो यहाँ तो नहीं बैठेंगे। कभी बर्ड्स को ऐसे इस तरह बैठे हुए देखा है इनके? मतलब इसका मतलब तो हो गया ना, ट्री ट्री के ऊपर, ट्री की बाउंड्री के ऊपर, ये जो ट्री की बाउंड्री यहाँ पे बनी हुई है इसके ऊपर तो कभी भी नहीं बैठेंगे वो। उनके घोंसले हैं, वो रेस्ट कर रही हैं, या वो किसी किसी पत्ते की ऊपर बैठ गई हैं, किसी कैनोपी उस पे अंदर बैठ गई हैं रेस्ट करने, तो उसके लिए हमेशा हम इन की प्रेपोजिशन यूज करेंगे। ठीक है, ये आप लोग इसको रट लें इस प्रेपोजिशन को। ठीक है, क्रैम कर लें बिल्कुल। और जो दूसरी अगर ब्रांचेस की बात करेंगे ना हम, उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि ब्रांचेस पे बैठी हुई हैं। ठीक, ब्रांचेस के लिए आपने हमेशा ऑन यूज करना है, यहाँ पे ऑन करेंगे। ब्रांचेस के ऊपर बैठी हैं, लेकिन अगर वो ट्री के ऊपर बैठी हैं तो हमेशा इन द ट्री होगा, और ब्रांचेस के लिए आप अमंग द ब्रांचेस भी कह सकते हैं, दोनों ठीक है। ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन अगर अमंग का ऑप्शन ना हो, ये दोनों ऑप्शन वो नहीं देगा अगर एमसीक्यू बेस आता है। अगर रीराइट करने वाला आएगा तो आप लोगों ने मतलब फिल करनी है, सिर्फ आप सिंपली ऑन लिखें वहां पे ब्रांचेस में, ऑन। अगर जनरल सेंस में बात कर रहे हैं तो इन। किसी को इस कंसेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो वो बताएं। ठीक है हमजा, क्लियर हुआ? आपको कंसेप्ट ऐड नहीं आएगा, पहले वाले में इन आएगा। आगे चलो, किसी को कोई कोई भी एम्बिग्यूटी है तो वो मुझे बता दें। जी बच्चों, आंसर जल्दी क्विक रिस्पॉन्ड किया करें, आप लोग क्विकली रिस्पॉन्ड किया करें। चल, मैं आप लोगों का वेट कर रही होती हूँ, नहीं तो मैं बहुत फास्ट पेस से भी आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ ये सब चीजें। आई शेल रिसीव यू डैश द स्टेशन, ये हम रूल पढ़ चुके हैं। आई होप के आंसर्स आप लोगों को सबको आते हैं इसके। ठीक है, ये FIA में MCQ आया था। ठीक है, बिल्कुल स्पेसिफिक पोजीशन है, लोकेशन बताई हुई है, तो लोकेशन वाला, जो डेफिनेट लोकेशन वाला यहाँ पे रूल आएगा एट। गुड। अच्छा, आई लाइक वॉकिंग डैश द गार्डन, ये गार्डन वाली ना preposition CSS में पूछी हुई थी, उन्होंने पार्क वाली पूछी हुई थी। ठीक है, वो भी आप लोगों को करवाऊंगी। इन द गार्डन, तो इसका इन आएगा बिल्कुल ठीक है, और जो रूल है वो बाउंड्री वाला है। तो गार्डन की एक बाउंड्री होती है ना, एक स्पेसिफिक एक एरिया है जिसकी एक बाउंड्री है घर में, इस एरिया को हम गार्डन कहेंगे। हम घर के हर हिस्से को नहीं कह सकते। हम सड़क के किसी किनारे पे कोई घास उगी होगी तो उसको तो गार्डन नहीं कहेंगे, एक स्पेसिफिक एरिया अलॉट होता है और उसको हम गार्डन कह रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है, ही लिव्स डैश अ बिग बंगलो नियर दी लेक। तो यहाँ पे भी वही बाउंड्री वाला कंसेप्ट, इन। ठीक है, द वर्क मस्ट फिनिश डैश द एंड ऑफ दिस मंथ, ये बताएं। हाँ, लोकेशन में अगर जैसे बस स्टॉप भी आ जाता है तब भी आपने एट ही लगाना है। ठीक है, जैसे स्टेशन लगाया।
लास्ट लिमिट अगर दी हो टाइम की, इसके साथ हमेशा क्या लगेगा? आप लोगों ने क्या आंसर किया है? बाय। ठीक है। तो जब लास्ट लिमिट दी होगी टाइम की, तो आप लोगों ने हमेशा उसके साथ बाय का लगाना है, बाय एंड ऑफ वीक, मंथ, कोई भी आप इसमें लगा लें आगे से, और टाइम की लिमिट, ठीक है, सेंचुरी, ईयर। अंटिल वाला जो रूल है ना, अगर आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे आता अंटिल एंड ऑफ दिस मंथ, अंटिल कहाँ पे यूज होगा? तो वो जब अंटिल वाला प्रेपोजिशन हम देखेंगे, तो बाय और अंटिल में आपको डिफरेंस बताऊंगी, ठीक है। अक्सर जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि अंटिल हम कहाँ लगाएं और बाय हम कहाँ लगाएं। तो आप एक सिंपल ये देख लें, अगर उसने डेडलाइन दी हुई है ना, तो आप लोगों ने बाय उधर लगाना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक मैं थोड़ा सा इसको एडवांस रूल और भी करवा देती हूँ इसका। ये जो हमने किया है ना, ही लिव्स इन अ बिग बंगलो, तो अगर मैं यहाँ पे देती आप लोगों को एक सेंटेंस, ही लिव्स डैश कराची डैश, ही लिव्स डैश कराची डैश लिबर्टी चौक, तो क्या यहाँ पे आता? इन और एट, ठीक है। तो इन और एट, यहाँ पे रूल लिख लें आप लोग। कुछ और भी चीजें आप लोगों के सामने आ सकती है। अगर लार्जर एरियाज है ना, तो इनके साथ इन लगेगा, और डेफिनेट लोकेशंस के साथ एट लगेगा, ठीक है। फिर और भी चीजें इसमें लिख लें। लार्जर एरियाज में क्या आ सकता है? कॉन्टिनेंट्स आ सकते हैं, कंट्रीज, लार्जर रीजन्स कोई आ सकते हैं, ठीक है, सिटीज, इस तरह से। और अगर टाउन की भी बात करेंगे ना आपसे कि ही लिव्स इन फैसल टाउन, या फिर कोई भी आप इसमें टाउन, जौहर टाउन, कोई भी टाउन का नाम ले लें आप, तो यहाँ पे भी इन ही आएगा। लेकिन अगर उसने स्पेसिफिकली एक पोजीशन बता दी है, तब हम एट का इस्तेमाल इसमें करेंगे। दूसरा, अगर आइलैंड की बात अगर हम करें, ठीक है, अगर यहाँ पे आइसोलेटेड आइलैंड्स दिए हुए हैं, और इसकी एक निशानी है आइलैंड का वर्ड अगर उसने यूज कर लिया है उस सेंटेंस में, स्पेसिफिक बीचेस, उस केस में हम कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे? ऑन। ही लिव्स ऑन एन आइलैंड, ठीक है। और अगर ये भी आप देखें कि अगर उसने आइलैंड का नाम ही ले दिया है पूरा, उसने आइलैंड का लफ्ज मेंशन नहीं किया, बट उसने नाम ले दिया है आइलैंड का, जैसे ही ही लिव्स डैश मालदीव्स, ठीक है, यहाँ पे इन आएगा। लेकिन अगर उसने आइलैंड का वर्ड मेंशन किया है, तो ऑन एन आइलैंड, ऑन एन ब्यूटीफुल आइलैंड, या ऑन अ ब्यूटीफुल आइलैंड, ठीक है, तब तो एन नहीं आएगा क्योंकि ब्यूटीफुल आगे। तो ऑन एन आइलैंड, ही लिव्स ऑन एन आइलैंड। और इसी तरह से अगर मैं किसी आइलैंड का नाम लिखती हूँ, तो और उसके साथ में आइलैंड का वर्ड भी लगाती हूँ, ठीक है, तब भी ऑन आएगा, ऑन की प्रेपोजिशन आएगी।
क्लियर है ये कंसेप्ट आप लोगों का? जैसे माल्टा है ना, माल्टा एक आइलैंड है। अभी जो मैंने दूसरी चीज आप लोगों को बताई, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ लिखती ही लिव्स, या देर आर स्नेक्स इन माल्टा, तो इन आता। ठीक है। अगर मैं लिख रही हूँ माल्टा आइलैंड, या आइलैंड उस नाम के साथ आ रहा है या अकेला आ रहा है, तो इस केस में ओन की आएगी। लेकिन अगर सिर्फ उस आइलैंड का नाम मालदीव है, जैसे माल्टा है, फिलीपीन है, इंडोनेशिया है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या आएगा? सिंपल इन आएगा। ठीक है। उसको आपने किस तरह से कंसीडर करना है, वही जो लार्जर एरियाज है, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज, इस वाली कैटेगरी में डालना है जब आइलैंड का वर्ड नहीं आएगा। ठीक है। आई होप कि अब कोई आप लोगों को एम्बिग्युइटी नहीं रही होगी इसमें। यही चीजें वो करते हैं कंफ्यूज, इन्हीं चीजों से कंफ्यूज करेंगे और टेस्ट करते हैं। सारा इज गुड डैश मैथमेटिक्स। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको फिक्स्ड प्रेपोजिशंस का नॉलेज होगा इस पे। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस मैं आप लोगों को करवाऊंगी भी। और अब तकरीबन ये जो आगे रूल्स आ रहे हैं, ये सारे फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के हैं। ठीक है। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, आपने कुछ और सोचना नहीं है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के लिए फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होती हैं। तो आप सबने कहा शी सारा इज गुड एट मैथमेटिक्स। और कोई आंसर किसी का? हमजा ने कहा इन। जुरेज, आपने पिछले वाले का पूछा है, एट वाला एक्सप्लेन कर दें। एट मैंने कहा ना, स्पेसिफिक वेन्यूज, जो हमने किसी हॉल में जाना है, हमने किसी स्टेशन में पे जाना है, ऑफिस जाना है, स्पेसिफिक पोजीशन है ना। तो छोटी आप कह लें, प्रिसाइज जो पोजीशंस होती है ना, उनके लिए हम एट यूज करते हैं। ठीक है। किसी कोई चौक है, कोई इस तरह की प्लेस है, कोई प्लेस का नाम आ जाता है, कोई स्क्वायर का नाम आ जाता है। ठीक है। स्क्वेयर्स जैसे बाहर फॉरेन कंट्रीज में जैसे स्क्वेयर्स होते हैं, उनको हम, जैसे हमारे यहाँ चौक वाला कंसेप्ट होता है, वहाँ उसको मैं कह रही हूँ। अच्छा, इन नहीं आएगा, एट आएगा। ठीक है। यहाँ पे तो ये फिक्स प्रेपोजिशन है, इसमें आप लोग लिख लें कि अगर गुड आए या बैड आए। ठीक है। गुड और बैड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन, एफ पी मीन्स फिक्स्ड प्रेपोजिशन। ठीक। इसके साथ जो फिक्स प्रपोजिशन है वो ऐड की है। शी इज बैड डैश कुकिंग। वो खाना पकाने में बुरी है। ठीक है, अच्छी नहीं है। तो शी इज बैड इन कुकिंग नहीं होगा, एट कुकिंग होगा। ये फिक्स प्रपोजिशन है, इसका कोई रद्दो बदल नहीं कर सकते। इसके लिए कंडीशन नहीं है कि अगर इसके बाद ये आए, जिस तरह से आपने हमने पोजिशंस की आइलैंड का वर्ड आए तब क्या करना है, या ना आए तब क्या करना है, प्लेस आए, लोकेशन किस तरह की हो, सिटी हो तो इन आएगा, अगर प्रिसाइज है तो एट आएगा। इसमें ऐसा चक्कर नहीं होता। फिक्स प्रपोजिशन मीन्स इन ईदर केस, तमाम सिनेरियोज में इसमें, या इन एवरी केस इसमें क्या होगा, एट का ही preposition आएगा। ठीक है। इसमें आप सारा कर लें इसमें। सारा इज वेटिंग डैश हर सन। तो वेटिंग, वेट, कोई भी, इसके लिए भी फिक्स preposition यूज होती है। और वो क्या है? फोर की। वेट, आप चाहे किसी इंसान का वेट करें, चाहे किसी चीज का वेट करें, फोर की preposition यूज होगी। वेट फॉर ट्रेन, फॉर राइट टाइम, किसी सही टाइम का इंतजार है, किसी सही वक्त का इंतजार है, किसी सही मौके का इंतजार है, राइट अपॉर्चुनिटी। क्या आएगा? मतलब जो प्रेपोजिशन है ना वो वेट की है। ठीक है।
जैसे मैं ये क्यों कह रही हूँ कि अगर कोई लिविंग थिंग आया नॉन लिविंग, तो लिविंग और नॉन लिविंग पे भी डिपेंड कर रही होती है। एग्री वाली जो प्रेपोजिशन है मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल करवाऊंगी। एग्री विद, एग्री टू, एग्री ऑन, ये बच्चों को कंफ्यूज करती है और ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये केस होता है लिविंग और नॉन लिविंग का। अगर आगे कोई लिविंग है तो आपने विद लगाना है या टू लगाना है, इस तरह वाली चीज होती है। यहाँ पे फिक्स्ड है मीन्स इसको देखना है आपने। वेट के साथ हमेशा फोर आएगा, ठीक है। वेटिंग टू नहीं आएगा, वेटिंग अबाउट नहीं आएगा, वेटिंग फ्रॉम नहीं आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से इसका मुझे आंसर करें, ही इज फॉन्ड डैश मैंगोज। तो सभी इसका आंसर सही कर रहे हैं, और ये इजी है येट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इस तरह इस पे काफी दफा एमसीक्यू बनाते हैं लोग। ठीक है, उनको लगता है कि बच्चे अभी तक अपग्रेड नहीं हुए और शायद ना उनके लिए बहुत मुश्किल है, हालांकि ये बहुत इजी हो गई है। आप सबको पता है कि फॉन्ट के साथ भी फिक्स प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो फिक्स प्रेपोजिशन में कोई इस तरह की कहानी नहीं होती कि क्या आएगा क्या नहीं। ऑफ, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ किसी भी चीज का, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, फॉन्ड ऑफ बुक्स। ठीक है, किसी भी चीज का शौकीन होना फॉन्ट की उसमें इस्तेमाल होगी। इसी तरह से जेलस के साथ हमेशा क्या आता है, इसके साथ भी फिक्स प्रेपोजिशन है। तो ये भी आप सबको आती है, ऑफ। ठीक है, सॉरी, जेलस, हाँ जेलस ऑफ। क्या आप लोगों ने क्या आंसर किया इसका? हम्म, ठीक है, ऑफ। ये मीसाम, मीसम क्या नेम है आपका? ये एनोटेशंस बंद कर दें आप, ये आपने क्या, इसको रिमूव कर दें। थैंक यू। अच्छा, द मास्टर इज वेरी क्रूअल डैश हिज सर्वेंट। तो क्रूअल और काइंड, ठीक है, इनकी भी फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं। और वो क्या है? तो आप लोगों ने सही ही बताया होगा। बिल्कुल, टू। ठीक है, तो यहाँ पे टू आएगा। ठीक है, तो प्लीज पे अटेंशन डैश योर स्टडीज। ये भी फिक्स प्रेपोजिशन है पे अटेंशन की। क्रूअल के साथ भी टू आएगा और काइंड के साथ भी टू आएगा, हाँ जी। वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स। अब आपने ये नहीं देखना कि वो एनिमल्स हैं या वो कोई, वैसे क्रूअल या काइंड हम लिविंग थिंग्स के साथ ही होते हैं, नॉन लिविंग के साथ तो नहीं होंगे। तो एनिमल आए या कोई ह्यूमन बींग्स आए टू ही आएगा। अच्छा, पे अटेंशन, पे अटेंशन की बताएं, बाकी सब भी पार्टिसिपेट करें। तो ये भी लिख लें कि इसकी फिक्स्ड प्रपोजिशन है। ठीक है, टू। देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। अब ये भी ना इम्पोर्टेंट आप लोगों का एक प्रपोजिशन बनती है। प्रपोजिशन का आज एक आप समझ ले लेवल वन था, आप लोगों के लिए नॉर्मल लेवल था। ठीक है, कल की क्लास में हम इसको वाइंड अप करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और फिर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी। और कल वाली क्लास में आपको इस लेवल से थोड़ा सा एडवांस लेवल पर, मतलब मजीद जो मुश्किल प्रपोजिशंस होती हैं जिनका आप लोग कहते हैं कि ये इधर कैसे आ गई, ठीक है, वो वाला हिसाब होता है।
अच्छा, आप सबने कहा ओवर और एक ने कहा है ऑन, अपॉन। रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होंगे आप लोगों की CSS 2027 की अटेम्प्ट तक, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं पूरा साल। आप लोगों को GCR में ऐड कर दिया जाएगा। GCR जो गूगल क्लासरूम होता है ना, उसका लिंक मैं आप लोगों को दूंगी, वहां पे जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो अवेलेबल होंगी। ये जब आप लोग रजिस्टर होंगे ना ग्रुप में, वहां पे लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। और ये वाली जो क्लास है ये आप लोगों की यूट्यूब पे अवेलेबल भी होगी, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, फ्री क्लास है। तो ये यूट्यूब, दी ब्यूरोक्रेट्स इंस्टीट्यूट का चैनल है यूट्यूब पे, वहां पे ये अपलोड हो जाएगी कल। देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। ओवर आप लोगों ने कहा है। अच्छा, तो आप ब्रिज का देख लें। ब्रिज के लिए ना दो प्रेपोजिशंस यूज होती हैं, या ओवर या अक्रॉस। सॉरी, रिवर के लिए, ठीक है। ब्रिज अगर रिवर के ऊपर है, हैंगिंग में है, ठीक है, तो वहां पे हम ओवर की यूज करेंगे, क्योंकि वो सरफेस को नहीं टच करी, वो हैंग कर रही है ऊपर। लेकिन अगर वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक है, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, तो यहाँ पे अक्रॉस का जो प्रपोजिशन है वो हम यूज करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे ओवर वाला ना ना होता, MCQ फॉर एग्जाम्पल उन्होंने MCQ में ओवर ना लिखा होता, तो आप लोग कहते हैं यहाँ पे अक्रॉस होना, मतलब ये, या ये ऑप्शन आपको नजर आएगा MCQs में, या ये ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे, लेकिन इसकी जो सेंस है वो मैंने आपको बता दी कि कंसेप्ट ये है। ओवर भी लगा सकते हैं, अक्रॉस हम यूजुअली इस सेंस में लगाते हैं जब वो एक किनारे से दूसरे किनारे का मामला होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि वी ड्रोव अक्रॉस द रिवर थ्रू द, या थ्रू द ब्रिज, या बाय द ब्रिज, थ्रू द ब्रिज कर लें, ठीक है। फिर उस केस में अक्रॉस द रिवर होता, हम एक किनारे से दूसरे किनारे पे गए अक्रॉस द रिवर, ठीक है। तो प्रेपोजिशंस के जैसे मैंने कहा कि अभी जिस तरह से हमने ये रिबन किए हैं, और तो नहीं रहते। सो इसमें मजीद काफी रूल्स हैं, और इसकी हम फिर लाइव टेस्ट प्रैक्टिस भी करते होते हैं। जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको ये पता ही है बात। तो ये आप लोगों के साथ भी लाइव प्रैक्टिस भी होगी, बाकी जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी, ठीक है। मैंने जो ग्रुप में असाइनमेंट आप लोगों को भेजी हुई है, कल मैंने, आई थिंक कल आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया था वो मैसेज, ठीक है, असाइनमेंट वाला। मुझे पैराग्राफ लिख के आप लोगों ने दिखाने हैं, बाकी ये है कि आगे जितने भी टेस्ट होंगे फिर जिस तरह से हम नरेशन और टेंसेस इन पे आएंगे, तब हम उसको बाकायदा टेस्ट होंगे। बाकी जो ये सब चीजें हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह, इनकी हम लाइव प्रैक्टिस करते होते हैं। अच्छा, आप लोग ना अनम्यूट कर सकते हैं अब अपने आप को। जी हमजा, आप मैं अभी सेंड कर दूंगी, क्योंकि आज काफी स्टूडेंट्स ऐड हुए। ग्रुप का लिंक आप लोगों को, जो पोस्टर पे नंबर मेंशन है ना, उस पे कांटेक्ट करना पड़ेगा ग्रुप का लिंक लेने के लिए, मतलब आपको रजिस्टर होने के लिए। ग्रुप का लिंक तभी मिलेगा ना जब आप लोग रजिस्टर होंगे। तो आप लोग बारी बारी क्वेश्चन कर लें यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम मैम। ये नंबर मेंशन है। हाँ जी, एक सेकंड। एक्सक्यूज
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम काइंडली ये बता दें, ये जो कोर्स है इसकी ड्यूरेशन और इसमें कोई प्रेसी को भी हम टच करेंगे या इट वुड ओनली बी रिफरिंग टू द ग्रामर? ठीक है, इस पोस्टर पे ये लिखा हुआ है 1.5 मंथ्स की ड्यूरेशन है। और ये जो कोर्स कवरेज में प्रेसी के अलावा जितने भी क्वेश्चंस आपके 80 मार्क्स के होते हैं प्रेसी के पेपर में, वो सब कवर किया जाएगा। लेकिन ये है कि अब आप लोगों को ग्रामर पे कमांड हो जाती है तो प्रेसी लिखना फिर मुश्किल नहीं रहेगा। उसके 5-6 रूल्स होते हैं प्रेसी के, वो आपको आ गए और उसकी प्रैक्टिस है, फिर जाहिर सी बात है उसमें आपको इवेल्युएशंस वगैरह करवानी पड़ती हैं, तो उसके लिए आपको अलग से प्रेसी का करना पड़ेगा तैयार। बाकी सब चीजें मेरे कोर्स में अवेलेबल हैं। ठीक है। फी जो है वो सिर्फ बहुत हमने कम फी रखी है, सिर्फ इस वजह से कि आप लोग किसी ना किसी तरह इंग्लिश सही कर लें अपनी। वरना जितनी मेहनत है इस क्लास में, ये आप लोग मेरे प्रीवियस स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं जो अभी क्लास में प्रेजेंट है, कि हमारी कितनी मेहनत होती है इस कोर्स को पढ़ाने में, और इसकी जो इवेलुएशंस हैं, इसके जो मैं एक्सरसाइजेस वगैरह बनाती हूँ। तो ये कहीं से भी 3K वाला मामला नहीं होता। अभी जितने भी आप लोगों को ओवर द इंटरनेट जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, कोई भी इतनी मिनिमल फी में इंग्लिश नहीं करवा रहा। सो पर्पस क्या था इस कोर्स को डिजाइन करने का? कोई एकेडमी इसका इस तरह का कोर्स डिजाइन भी नहीं कर रही, वो प्रेसी के साथ ही करते हैं, और वो उनकी चार्जेस भी काफी ज्यादा होते हैं फिर प्रेसी के साथ। तो हमारा जी मैम। सोनली जो पर्पस है वो ये है कि स्टूडेंट्स की जो एक सबसे एक बेसिक मसला है ना, आप लोग जितना मर्जी सब्जेक्ट्स तैयार कर लें 12 के 12, सीएसएस में जब तक आपको लिखना नहीं आता, आपको वो एग्जामिनर जो आउटलाइन ऐसे की पढ़ के ही वो आपको फेल कर देगा, आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, सेम इज द केस विद द प्रेसी पेपर। इवन के मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूंगी जो एग्जामिनर रिपोर्ट है करंट अफेयर और पाक अफेयर्स की, कंपल्सरीज की आती होती है एफपीएससी की, जो सीएसएस की एग्जामिनर रिपोर्ट है, वहां पे ये चीज क्लियरली मेंशन्ड है कि बच्चों की जो ग्रामर है वो वीक होती है। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर है। अब आप कहें कि करंट अफेयर में इंग्लिश का क्या रोल है? आप एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, आपसे वो कल राइटिंग में कुछ लेंगे और आप लोग गलत इंग्लिश लिखेंगे, तो क्या हमारे एग्जामिने ये जो एजुकेशन सिस्टम पे सवाल नहीं उठेगा? तो इसलिए एक पूरा जो पर्पस है इसका, इसके पीछे क्या पर्पस होता है, आप लोगों की इंग्लिश मैटर कर रही होती है। बहुत कोई हाई फाई इंग्लिश ना यूज करें, बट लिखें जो वो सही लिखें। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर की गुंजाइश नहीं होती, सिंगल भी की भी गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, हैज के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, तो ये वाला केस नहीं होता। पैसिव के पता ही नहीं है आपको, पैसिव बना रहे हैं तो इसके साथ फिर थर्ड फॉर्म ही लगेगी। बच्चों की अभी तक ये मिस्टेक्स भी हैं जो मैं ठीक करवा रही हूँ। बाकी आप लोग के सामने मैम है गॉट ये इट। सारी चीज। हाँ जी। मैम बस काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा, ये जो पोस्टर पे कांटेक्ट है इस पे जाकर रजिस्टर कर लूँ मैम? हाँ जी, इस पे करना है रजिस्टर, ये हमारे एडमिन का नंबर है। अच्छा, नेक्स्ट आप कौन, आपने हैंड रेज किया हुआ था, आप कर लें क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम।